धर्म विहीन अर्थव्यवस्था या धर्म विहीन राजनीति मृतदेह के समान है, इसे जला देना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शब्द है महात्मा गांधी के। जी हाँ, महात्मा जो कि हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। दोस्तों, गांधीवाद हम बहुत बार सुनते हैं कि गांधीवाद ही विचारधारा। एक्चुअल में गांधीवाद है क्या, इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। दोस्तों, गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि मेरे इस प्रकार के विचार हैं और इसे तुम्हें मानना चाहिए। गांधीवाद का सिंपल सा सीधा सा अर्थ है, गांधी जी ने जो भी जिंदगी भर किया उनके विचारों से एक सामाजिक रिवॉल्यूशन तैयार हुआ और रिवॉल्यूशन को ही हमने नाम दिया है गांधीवाद का। दोस्तों, गांधीवादी विचारधारा में सबसे पहली बात आती है पश्चिम का विरोध। जी हाँ, गांधी जी पश्चिम देशों का विरोध किया करते थे क्योंकि वो पूंजीवादी देशों का विरोध करते थे। उनका कहना था कि पूंजीवाद आवश्यकताओं को बढ़ाता है जिससे अशांति फैलती है। एक तरफ वो मार्क्सवाद का भी विरोध करते थे। उनका कहना था कि मार्क्सवाद में जो हिंसा हो रही है वो पूरे तरीके से गलत है, इसीलिए पश्चिमी विचारधारा के वो विरोधक थे। उनका मानना था कि प्रकृति इंसानों के सारी जरूरतों को पूरा कर सकती है लेकिन लालच को पूरा नहीं कर सकती, और पूंजीवाद आवश्यकताओं को बढ़ाकर प्रकृति के दोहन में लगा हुआ है जो एक समय पर इस निसर्ग को नाश कर देगा। और वास्तविकता में आज हम ये सब चीजें देख रहे हैं। दोस्तों, गांधी जी के राजनीतिक विचार भी बहुत अलग थे। एक तरफ जहां पर कैपिटलिज्म की बात होती है, पूंजीवाद की बात होती है, उसका वो विरोध करते थे। दोस्तों, हम देखते हैं कि जिस प्रकार से अमेरिका में सबसे पहले लोकतंत्र आया, फिर फ्रांस में और इंग्लैंड में उससे पहले था, इस उदार लोकतंत्र का भी गांधी जी विरोध करते हैं। उनका कहना है कि जहां पर बहुमत में सत्ता आती है वहां पर 51% के बहुमत के ऊपर उन 50% लोगों की जबान को, उनके विचारों को दबा दिया जाता है। वो इसलिए भी उदार लोकतंत्र का विरोध करते हैं क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए सौदेबाजी करती है और अपने ही फंडे को आगे बढ़ाती है। इसलिए इंग्लैंड के लोकतंत्र को वो मछली बाजार कहा करते थे। वो एक ऐसी राज्य व्यवस्था की कल्पना करते हैं जहां पर सारे लोग सामंजस्य रखें और खुद के विचारों को आगे रखें, जहां पे स्वशासन हो। वो यूटोपिया नाम के एक ऐसे भविष्यदर्शी राज्य की कल्पना करते हैं जहां पर राज्य का रूल, मतलब गवर्नमेंट का रूल बहुत कम हो और शासन कम से कम हो और लोग अपने विचारों में स्वतंत्र हो, वो अपने कार्य करने में स्वतंत्र हो। लोग खुद समझ ले कि हमें दूसरे व्यक्ति को पीड़ा नहीं देनी है। लेकिन ये सब हास्यास्पद लगता है क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि लोग इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि वो अपने हक की बातें तो लेते ही हैं, साथ में दूसरे का हक छीनने में भी पीछे नहीं हटते। गांधी जी समाज की कल्पना करते हैं, वो समाज वास्तविकता में आना बहुत कठिन है। फिर भी गांधी जी का कहना था कि अगर शासन हो भी तो बहुत नगण्य शासन हो जहां पर ज्यादा रूल करने की जरूरत ना पड़े। उन्होंने शासन के विकेंद्रीकरण को महत्व दिया, मतलब वो चाहते थे कि सत्ता का केंद्रीकरण ना होकर विकेंद्रीकरण हो, इसलिए उन्होंने ग्राम पंचायत को प्रमोट किया। हमारे संविधान के डेरिवेटिव प्रिंसिपल्स में मार्गदर्शक तत्वों में इस चीज को स्थान दिया गया है। हमारे 40 आर्टिकल में ग्राम पंचायत बनाने का काम था और हमारे संविधान में 73वीं और 74वीं घटना दुरुस्ती कर ग्राम पंचायत को स्टेब्लिश किया गया। और आज हर गांव में ग्राम पंचायत नाम की एक संस्था है जो स्वराज्य शासन को बढ़ावा देती है। गांधी जी के आर्थिक विचार भारतीय सांस्कृतिक मूल्य और समाजवाद के मूल्यों से मिले हुए थे, जिसको उदाहरण के तौर पर समझते हैं। महात्मा गांधी मानते थे कि किसी भी इंसान को भोजन करने का अधिकार तब तक नहीं है जब तक वो पर्याप्त श्रम ना कर ले। अगर वो पर्याप्त श्रम करता है तभी उसे भोजन करने का अधिकार मिलना चाहिए। इसीलिए वो गांव की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहते थे। एक ग्रामीण स्वावलंबी अर्थव्यवस्था ही देश को ताकतवर बना सकती है, ऐसा वो मानते थे। इसलिए शायद वो तकनीकी का विरोध करते थे, लेकिन अंतिम दिनों में वो तकनीकों का विरोध करना बंद कर चुके थे। लेकिन वो मानते थे कि गाँव स्वयंपूर्ण हो और गाँव में ही सारी चीज़ें अवेलेबल हो, हर व्यक्ति के पास वो चीज़ें संसाधन उपलब्ध हो जिन संसाधनों से वो खुद का पेट भर सके और काम कर सके। इसीलिए उन्होंने ग्राम स्वराज्य की बात की थी और इसीलिए उनके एजुकेशन सिस्टम में भी उन्होंने बच्चों को स्वावलंबी बनाने पे महत्व दिया है। उस एजुकेशन को पहले हमारी गवर्नमेंट ने स्वीकार किया था, लेकिन आज के तारीख में हम अपने बच्चों को किसी भी प्रकार से स्किल नहीं सिखा रहे हैं। हमारे यहाँ के एजुकेशन में 12वीं तक वो बच्चा किसी प्रकार की स्किल को नहीं सीखता। इसीलिए शायद 12वीं के बाद बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कहते हैं कि भारत देश में रोजगार नहीं है। दोस्तों, रोजगार इतनी बड़ी मात्रा में अवेलेबल नहीं हो सकता जब तक रोजगार देने वाले पैदा नहीं होंगे, और रोजगार देने वाले तभी पैदा हो सकते हैं जब हम बच्चों को बेसिक एजुकेशन में प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल में कुछ स्किल्स सिखाएं, जिन स्किल्स के द्वारा वो अपने आप को स्टेबलिश कर सके, अपने पैरों पर खड़े हो सके। और महात्मा गांधी भी यही चाहते थे। महात्मा गांधी साम्यवाद की तरह संपत्ति के केंद्रीकरण का विरोध नहीं करते थे, लेकिन वो ये कहते थे कि जो पूंजीपति हैं उनसे उनकी पूंजी ना छीनते हुए उनको मोटिवेट किया जाए ताकि वो अपने बिजनेस को एक न्यासी के तौर पे, एक ट्रस्ट के तौर पे चलाएं। जितना उपभोग वो कर सकते हैं, जितनी उनकी आवश्यकता है उतना पैसा उपभोग करें और बाकी सारा पैसा वो वंचित वर्गों के भलाई के लिए लगा दें।
हम CSR फंड को इससे जोड़कर दे सकते हैं, जहां पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम से बड़ी कंपनियों से टैक्स लिया जाता है ताकि वो सोशल काम करें। लेकिन आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि टाटा एंड सन्स को छोड़कर इतना दान देने वाला कोई भी पूंजीपति भारत में नहीं है जो सिर्फ अपने उपभोग के लिए पैसा यूज करे और बाकी वंचित वर्गों को लगा दे। यहाँ तो पूंजीपति की स्वार्थी नीति महात्मा गांधी समझ नहीं सके, इसीलिए शायद साम्यवादी लोग महात्मा गांधी के इस विचार पे व्यंग करते हुए कहते हैं कि महात्मा गांधी पूंजीपतियों को समझ नहीं सके। दोस्तों, अगर महात्मा गांधी के सामाजिक विचारों को हम देखते हैं तो वो कहते हैं कि धर्म के बिना राज्य नहीं चल सकता, धर्म ही इंसान को मूल्यवान बनाती है, धर्म ही संस्कृति है और धर्म से ही देश चलता है। वो कहते हैं कि जिस राजनीति में धर्म नहीं है वो राजनीति मृतदेह समान है, उसे जला देना चाहिए। वो वर्ण व्यवस्था का भी समर्थन करते हैं और इसीलिए शायद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर महात्मा गांधी के इन्हीं विचारों का विरोध किया करते थे और कहा करते थे कि महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था को प्रमोट करते हैं। महात्मा गांधी का कहना था कि वर्ण व्यवस्था अपनी जगह पर सही है और हर धर्म, हर जाति के वर्णों के लोगों को उनके वर्ण के मुताबिक काम दिया गया है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो ये मानते थे कि जो जाति में जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसी को वो काम करने का अधिकार है। अगर वो सीख सकता है तो वो दूसरा काम भी कर सकता है। दोस्तों, हमारे देश में जाति व्यवस्था एक कीड़े की तरह लगी हुई है जो हमारे देश के सामाजिक व्यवस्था को खोखला कर रही है और हम आज तक नहीं समझ पाए कि इस जाति व्यवस्था को हटाया कैसे जाए। महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था का समर्थन तो करते थे लेकिन वो जातिगत भेदभाव का विरोध किया करते थे। वो सर्व समाज के भोज का आयोजन करने की मांग किया करते थे। वो अंतर्जातीय विवाह को प्रमोट करते थे ताकि समाज में डिस्क्रिमिनेशन कम हो और जाति जाति में अलग अलग जातियों में विवाह होकर जातीयता खत्म हो जाए। लेकिन आज के तारीख में ये इतना आसान नहीं लग रहा है क्योंकि जाति तो इंसान का अभिमान हो चुका है और हर आदमी अपनी जात को अपना अभिमान समझने लगा है। तो इतना आसान नहीं है हमारे देश से वर्ण व्यवस्था का खत्म होना। हमारे देश की बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां ये दावा करती हैं कि वो गांधीवाद का समर्थन करती हैं, फिर वो नेशनल कांग्रेस हो या बीजेपी हो। दोस्तों, ये लोग सैद्धांतिक तौर पर महात्मा गांधी के विचारों का समर्थन तो करते हैं लेकिन इनके व्यवहार में वो चीज़ दिखती नहीं। और कुछ पार्टियां तो महात्मा गांधी के विचारों का इसलिए विरोध करती है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी, उनका कहना है कि महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था को प्रमोट करते थे और जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देते थे, जबकि ऐसा नहीं है। दोस्तों, महात्मा गांधी को गाली देने वाले हमारे देश में बहुत सारे महापुरुष पैदा हो चुके हैं लेकिन कभी वो इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं करते कि महात्मा गांधी ग्रेट क्यों हैं और क्यों महात्मा गांधी इतना बड़ा नाम रखते हैं। आप भी इन बातों पर कभी सोचिए। दोस्तों, जब पूरे देश के पास कपड़े नहीं थे तब महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि वो भी कपड़े नहीं पहनेंगे। ये होती है असली राजनीति, ये होती है असली लीडरशिप। बाकी कुछ गुण और दोस्त तो हर किसी व्यक्ति में होते हैं और इसीलिए किसी के दोष को देखकर उसके गुणों के ऊपर पर्दा नहीं डाला जा सकता। अंतिम निर्णय आपका है, आप महात्मा गांधी को ग्रेट माने या न माने, लेकिन वो तो ग्रेट हैं और रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।